नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज का विषय हिंदी आलोचना जो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में लगा हुआ है कि कंप्लीट पाठ्यक्रम को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं पाठ्यक्रम पर नजर दौड़ाऊं तो फर्स्ट यूनिट में हमें पढ़ना है हिंदी आलोचना के विकास के विविध चरण, जिसमें मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन को अच्छे से समझना है। इसके बाद दूसरी यूनिट में हमें हालांकि 3 निबंध लगे हैं, परंतु मैं आपको इस वीडियो में केवल पर यूनिट के 2 ही निबंध करवाऊँगा, जो आपके लिए परीक्षा अनुसार बेहतर भी रहेगा। चाहे तो आप तीनों निबंध कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मैं इस वीडियो में केवल एक पर यूनिट के 2 ही निबंध करवाऊँगा। तो हम दूसरी यूनिट में रामचंद्र शुक्ल के काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रेमचंद में के साहित्य का उद्देश्य को पढ़ेंगे और तीसरी यूनिट से हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आधुनिक साहित्य की नई मान्यताएं पढ़ेंगे और इसी में हम अज्ञेय के तार सप्तक की भूमिका को भी समझेंगे। फोर्थ यूनिट में हम नामवर सिंह की नई कहानी सफलता और सार्थकता, वहीं निर्मल वर्मा की रेणु समग्र मानवीय दृष्टि को अच्छे से समझेंगे। तो अच्छे से आप यहाँ पे पाठ्यक्रम को समझ गए हैं और यही दोस्तों मैंने इसके नीचे पीवाईक्यू भी लगा दिए हैं और आप कहीं भटके ना इधर उधर, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों आते हैं पहले यूनिट पर। पहले यूनिट को समझते हैं। आखिरकार हमारे सब्जेक्ट का नाम यह है हिंदी आलोचना, तो आलोचना को समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। देखिए, आलोचना के कई समानार्थी शब्द हैं, जैसे समीक्षा, समालोचना, अंग्रेजी शब्द है इसके लिए क्रिटिसिज्म। आलोचना सुनते ही हमारे मन में एक भ्रांति बन जाती है कि किसी के प्रति हमारा नकारात्मक विचार ही आलोचना होता है। लेकिन साहित्य की दुनिया में आलोचना एक विस्तृत रूप लिए हुए है। देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आलोचना जो एक लुच धातु है उससे निर्मित हुआ है, जिसका साहित्य में प्रयोग समालोचना के रूप में भी होता है। सम जमालोचना, सम अर्थात सम्यक, मतलब सम्यक दृष्टि से, जिसमें हम किसी पक्ष को सभी रूपों से देखते हैं, उसके गुण एवं दोष दोनों को हम अच्छे से समझते हैं, वह कहलाती है आलोचना। तो यहाँ पे आप उसका बेस अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम इसके संक्षिप्त के स्थान पर हम इसके विस्तृत रूप को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आलोचना को समालोचना और समीक्षा भी कहा जाता है। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार अगर देखें तो आलोचना के एक उद्देश्य को बताते हैं कि आलोचना का मूल उद्देश्य कवि की कृति का सभी दृष्टिकोणों से आस्वाद कर पाठकों को उस प्रकार के आस्वाद में सहायता देना तथा उनकी रुचि को परिमार्जित करना एवं साहित्य की गति निर्धारित करने में योग देना है। तो यहाँ पे आलोचना का उद्देश्य बताया, आखिरकार क्या है, क्या आलोचना का उद्देश्य जो डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार बताया गया है। अगर आप अपने उत्तर में इस प्रकार के कोटेशन का यूज करते हैं तो निसंदेह आपका उत्तर और प्रभावशाली होगा, तो आप अवश्य इन्हें याद करके लिखें। आलोचना साहित्य की व्याख्या करती है, गुण दोष बताती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसके निर्माण की दिशा निर्धारित करती है। हिंदी आलोचना का इतिहास रीतिकाल से थोड़ा पहले शुरू होता है। पहले विवेचना पद्य में की जाती थी, जो उपयुक्त माध्यम नहीं था आलोचना में आए। पर इस पंक्ति को समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। देखिए, प्रारंभ में जब प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण नहीं हुआ था, तो सबसे पहले यदि आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में समझा था, तो अधिकतम कृतियां जो होती थी वो पद्य में होती थी। उसके बाद जब भारतेंदु युग आया, नवजागरण युग आया, तो उसके बाद से गद्य का निर्माण होने लगा। तो इससे आशय क्या था कि कहीं न कहीं भारतेंदु युग से हमारे देश में या विश्व भर में प्रिंटिंग प्रेस अधिक विख्यान्वित होने के बाद जो लोगों में लिखने की शैली थी और प्रिंटिंग प्रेस के निर्माण से लोग अधिकतम लिख पाते थे और उसका प्रिंट करवाने के बाद वो अधिकतम रूप से प्रकाशित भी हो जाती थी। तो पहले काव्य के जब आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल की जब रचनाएँ लिखी जा रही थी, उस समय नहीं था प्रिंटिंग प्रेस, तो लोगों को हाथ से लिखना पड़ता था। तो उस समय केवल काव्य जो छोटा माध्यम भी है और अपनी बातों को अच्छे से ज़ाहिर करने का भी माध्यम है, तो उसका सहारा लिया जाता था। परंतु आज के टाइम पे केवल पद्य मात्र से किसी बात को अपने रूप विस्तृत आकार देना संभव नहीं है। तो इसलिए कहीं न कहीं गद्य का निर्माण हो पाया।
इसी गद्य की कड़ी में आलोचना भी एक कड़ी आई। तो शुरुआत में हमें कम-कम जगह पर देखने को मिलती है आलोचना, लेकिन वो विस्तृत रूप से आलोचना नहीं थी। वह किसी अपनी ही संदेश को एक आलोचना के रूप में ढाल देना था पहले के समय में। लेकिन धीरे-धीरे करके जब भारतीय युग आया, गद्य युग आरंभ हुआ, तो उस समय से आलोचना ने अपनी विस्तृत रूप लिया। आशा है आप अच्छे से समझ सके होंगे। आलोचना में आए युगांतर को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा गया है। एक शुक्ल पूर्व, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। जिस प्रकार कहानी और उपन्यास के सम्राट जिन्हें कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद, उनको मूल केंद्र करके उनके विभाजन किया गया है उपन्यास का और कहानी का। ठीक इसी प्रकार आलोचना में भी मुख्य केंद्र मानकर शुक्ल को उन्हीं के आधार पर 3 विभाजन किए गए हैं। जैसा कि मैंने बताया, शुक्ल पूर्व युग मतलब शुक्ल से पहले के युग, और शुक्ल युग मतलब शुक्ल का युग, और शुक्लोत्तर युग मतलब शुक्ल के पश्चात का युग। आशा आप यहाँ पे अच्छे से समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक और कोटेशन की डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं इनके संदर्भ में कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने, तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या माननी होगी। कितनी विस्तृत बात लिखी है, आप समझ गए होंगे इस बात को कि हिंदी आलोचना का विकास अब पढ़ते हैं, जो पिछले ईयर में प्रश्न भी था इससे संबंधित। तो देखते हैं दोस्तों अच्छे से। तो दोस्तों अगर हम देखें तो हिंदी आलोचना का प्रारंभ गद्य के अन्य विधाओं के साथ ही साथ भारतीय हिंदी युग यानी आधुनिक युग से ही हुआ। विकास के सहायक कारण मुद्रण कला का विकास, राजनीतिक जागृति, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, अंग्रेजी साहित्य का संपर्क, हिंदी का स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जाना और बौद्धिक जागृति। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, मुख्य कारण तो ये था कि प्रिंटिंग प्रेस का या मुद्रण कला का निर्माण हो चुका था दोस्तों। प्रारंभ में निंदा स्तुति को अधिकता दी गई। मतलब कहने का आशय जैसे मैंने बताया, आलोचना को केवल निंदा के रूप में देखा जाता है कि जब हम किसी की निंदा करते हैं अर्थात उसकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन साहित्यिक अर्थ में इसका यह अर्थ नहीं निकलता है। साहित्यिक अर्थ में इसका बहुत विस्तृत रूप है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से आलोचना का स्वरूप अधिक व्यवस्थित और सुनियोजित हुआ और विश्लेषण मूल्यांकन की प्रवृत्ति भी बढ़ी। वहीं आलोचना अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित भी किया। अब हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में मानते हुए हिंदी आलोचना के युग को समझते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आलोचना में मुख्य जो आधार माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। पहला आता है शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना जिसका समय काल है 1850 से 1920, और शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना जिसका समय काल है 1920 से 1940, और शुक्लोत्तर अर्थात शुक्ल के पश्चात हिंदी आलोचना का जो समय 1940 से अद्यतन या आज तक। अब इसको एक एक करके देखते हैं। आप पहले ही देख लीजिए कि जो शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना है उसके भी 3 भाग हैं। भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन आलोचना। और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना जो है उसके 5 भाग हैं जो हमें पढ़ने हैं। स्वच्छंदवादी आलोचना, ऐतिहासिक आलोचना, मार्क्सवादी आलोचना और मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। आगे देखते हैं, सो एक-एक करके समझते हैं कि शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना को समझते हैं। शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना के विकास को 3 युगों में परिप्रेक्ष्य किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना, भारतेंदु युगीन हिंदी आलोचना और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना। आगे देखते हैं, अब एक-एक करके इन तीनों को समझते हैं कि भारतेंदु पूर्व हिंदी आलोचना क्या है। यह काल भक्ति और रीति काल से संबंधित है, अर्थात भारतेंदु से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व की जो आलोचना देखने को हमें मिलती है, हालांकि कम मिलती है लेकिन विस्तृत नहीं मिलती, लेकिन थोड़ी बहुत तो मिलती है। आपसे प्रश्न हालांकि आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आता है तो आप इतने बिंदुओं से अपना काम चला सकते हैं। भक्ति का प्रभाव प्रबल था, काव्य सिद्धांतों की चर्चा प्राय नहीं हुई। काव्य रचना ईश्वर भक्ति का साधन ही था। मतलब कहने का आशय है कि सभी उस समय भक्ति पर लिख रहे थे, सभी एक दूसरे की भक्ति पर लिख रहे थे, तो दूसरों की आलोचना करने के किसी के मन में ख्याल ही नहीं आया। सब सोच रहे थे यदि भगवान के बारे में सब लिख रहे हैं तो क्या ही गलत लिख रहे हो। आगे देखते हैं, तुलसीदास ने काव्य के प्रति सजगता प्रकट की। जैसे एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य याद कीजिएगा। सुर सरि सम सब कहम हित होई, तथा गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न। ये संक्षिप्त पंक्ति से आप अपने अपने उत्तर में अवश्य प्रयोग कीजिएगा कि वार्ता साहित्य भक्तों के जीवन विचार भक्ति के लिखे जाने लगे। भक्ति कवियों की कविता पर विचार हुआ, किंतु मुख्यतः प्रशंसात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं भक्तमाला में सूर्य के संबंध में विचार, वल्लभाचार्य के कथन में
भी आलोचना के तत्व निहित है। अब देखते हैं रीतिकाल में मौलिक विचारों की प्रवृत्ति है, पर गूढ़ चिंतन और विषय के शास्त्रीय ज्ञान का अभाव है। वहीं देखें तो कवि पहले काव्य के अंगों का लक्षण देता था और बाद में स्वचरित स्वरचित कविताओं को उदाहरण स्वरूप भी रखता था। इसी के साथ अगर हम देखें तो प्रमुख आचार्य केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, पद्माकर, भिखारी दास, देव, घनानंद, मतीराम, बिहारी आदि भी थे शामिल। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो आलोचना को की दो विशिष्ट धाराएं हैं इस काल में। एक है अलंकारवादी, जिसके प्रवर्तक केशवदास को माना गया। प्रमुख कृतियां देखें तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। आवश्यक नहीं आप सभी कृति को याद रखिए, प्रमुख प्रमुख याद कर रख लीजिए। जो प्रमुख है रसिक प्रिया और कवि प्रिया, आप अवश्य अपने उत्तर में प्रयोग करें। अन्य प्रतिनिधि भी देख लेते हैं दोस्तों। चिंतामणि, कविकुल कल्पतरु, काव्य विवेक, सेनापति, श्रीपति, प्रताप सिंह आदि। और रस दूसरा सिद्धांत रहा वो रसवादी रहा, जिसके प्रवर्तक रहे देव, मोतीराम और बिहारी। यदि इसमें बात करें तो रसवादी आचार्यों ने श्रृंगार रस और नायिका भेद को प्रधानता दी। प्रमुख कृतियां जो रही वो केशवदास की रसिक प्रिया, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, देवकृत, भाव विलास, रव विलास, दास की रस निर्णय, पद्माकर रचित जगद विनोद जगत विनोद और मतीराम की रसराज तथा बिहारी की बिहारी सतसई। और इसकी टीकाएं भी कुछ लिखी गई, जैसे पद्यबद्ध टीकाओं में आलोच्य वस्तु के अर्थ को अधिक स्पष्ट किया गया। राजस्थानी गद्य में भी टीका लिखी गई थी। प्रोढ़ उदाहरण देखते हैं दोस्तों इसका, सरदार, कवि कृत मानस रहस्य इत्यादि देख सकते हैं दोस्तों। इसमें प्रमुखतः सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आलोचना के प्रमुखतः दो भाग हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक से आशय है कुछ मापदंड बना लेना। जैसे मान लीजिए कोई विधा है, जैसे उदाहरण के लिए कहानी, किसी को कहानी कब माना जाएगा, जैसे कुछ उसमें 6 तत्व जो है कहानी के वो मौजूद होंगे तभी उसको कहानी घोषित किया जाएगा। तो एक मापदंड तय कर लेना कि यह मापदंड है, वो इस इन्हीं मापदंड पर अगर खरी उतरेगी तभी वो चीज वो है, इसे बोलते हैं सैद्धांतिक। वहीं उस मापदंड पर, उस सैद्धांतिक पर उस चीज की आलोचना करना, उसके रूप गुण दोष पर लिखना, ये होता है व्यावहारिक रूप। अगर हम इसका सरल अर्थ में समझे तो सैद्धांतिक मतलब आधार, जिस आधार पर है, और उसका व्यावहारिक मतलब करना, मतलब उस रूप में हमने उसको आलोचित किया है। ये ज्यादा विस्तृत रूप है इसका, आप अवश्य समझे। अगला है भारतेंदु योगीन हिंदी आलोचना। यह जन जागरण का युग था जिसमें वैचारिक अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य बना। ठीक है, आलोचना का विकास अगर हम देखें तो नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध की तरह ही हुआ। प्रधान तत्व जो इसमें सुरुचि, नैतिकता और बौद्धिकता, राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया दोस्तों। इसमें अगर हम देखें तो विकास का माध्यम क्या है, इसमें अधिकांश आलोचनाएं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुई। पत्रिकाएं अगर हम देखें तो हरिश्चंद्र मैगजीन, चंद्रिका, भारत मित्र, सार सुधा निधि और ब्राह्मण। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आलोचना के 3 प्रकार हुए। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा की सैद्धांतिक आलोचना, जिसमें उदाहरण है जगन्नाथ, भानुकृत छंद प्रभावक, प्रभाकर, और दूसरे हैं ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली, जिसमें गद्य में लिखी गई टीकाओं के रूप में प्रचलित आलोचना। उदाहरण बिहारी सतसई पर लल्लू लाल जी की टीका लाल चंद्रिका। आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा जो प्रकार है इतिहास ग्रंथों तथा कवि परिचय के रूप में लिखी गई आलोचना। उदाहरण शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज। आधुनिक आलोचना का रूप पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पुस्तक समीक्षाओं में दिखाई पड़ता है। प्रोढ़ उदाहरण आनंद कादम्बिनी का हम ले सकते हैं, और संयोगिता स्वयंवर और बंग विजेता की आलोचना हम देख सकते हैं दोस्तों। इसमें प्रमुख जो आलोचक रहे इस युग में, भारतेंदु युग में जो रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बंदरी नारायण चौधरी प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट। वही हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आलोचना की विधिवत शुरुआत का श्रेय मिला। उन्होंने अपना एक निबंध लिखा नाटक, जो हमारे सिलेबस में भी है, अब हो सके तो अवश्य उसे पढ़िएगा, जिसके माध्यम से संस्कृत शास्त्रीय आधार दिया लेकिन प्राचीन नियमों में छूट का समर्थन भी किया गया। बंदरी नारायण चौधरी प्रेमघन ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में संयोगिता स्वयंवर की आलोचना करके व्यावहारिक तटस्थ विश्लेषण का सूत्रपात भी किया। वहीं बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में व्यंग्य प्रधान शैली और तुलनात्मक दृष्टि का भी प्रयोग किया।
अब देखते हैं दोस्तों द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना की आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में द्विवेदी युग की आलोचना अधिक तर्कशील वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनी। यही काल आलोचना में जड़ता और अनिश्चितता को समाप्त कर उत्तरदायित्व लाने के लिए जाना जाता है दोस्तों। इसमें भी कुछ प्रमुख चेंज हुए जैसे उसकी मुख्य विशेषता देखते हैं। विविध पद्धतियों का उदय। इस युग में आलोचना 5 मुख्य रूपों में दिखी। पहला तुलनात्मक आलोचना दिखी, जिसकी यदि बात करें तो पंडित पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और देव की तुलना में के सूत्रपात में किया। तुलनात्मक मतलब ऐसी आलोचना है जिसमें कवि या कवि की रचना की आपस में तुलना की जा रही है। जैसे इसमें प्रमुख रहे पद्म सिंह शर्मा जिन्होंने बिहारी और जो देव हुए उनकी तुलना करी। आगे हम देखें तो शास्त्रीय आलोचना हुई। संस्कृत आलोचना की पद्धति पर लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा जारी रही। तीसरा परिचायक आलोचना जिसमें द्विवेदी जी ने स्वयं सरस्वती के माध्यम से कवियों का परिचय दिया और भाषा संबंधी त्रुटियों पर ध्यान भी केंद्रित किया। वही चौथा है अनुसंधान परक आलोचना। मिश्र बंधु विनोद जो 3 भाई रहे मिश्र बंधु जैसी कृतियों के साथ शोध की परंपरा मजबूत हुई। द्विवेदी जी का योगदान अगर हम देखें तो उन्होंने हिंदी कालिदास की आलोचना जैसे पहला पूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ लिखकर आलोचना को नई दिशा दी और सामाजिक उत्थान तथा राष्ट्र विकास की भावना वाली कृतियों को महत्व भी दिया। अगर संक्षेप में समझे तो द्विवेदी युग पर वह संक्रमण काल है जिसने भारतीय हिंदी युगीन भावुकता को छोड़कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वैज्ञानिक और शास्त्र युग के लिए आलोचना का धरातल तय किया। इसका अगला जो काल आने वाला है वह कौन सा प्रमुख काल होने वाला है? शुक्ल युग। तो धीरे धीरे उसे अपनाने की दिशा में यह युग रहा। तो इसी के साथ अगला युग आता है शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना जिसका समय 1920 से 1940। हिंदी आलोचना का पूर्ण और व्यवस्थित रूप इसी युग में निखर कर आया है। इसका संपूर्ण श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल माना जाता है। इस युग की केंद्रीय विशेषता यह है कि इसमें वैज्ञानिक व शास्त्रीय धरातल रहा और मतलब जो आलोचना की गई वह ऐसे नहीं की गई बिना तर्क से, इसमें तर्क दिया गया, शास्त्रीयता रही, इसमें वैज्ञानिकता दिखने लगी, इत्यादि इत्यादि। अगर हम देखें तो त्रिवेणी जिसमें विश्लेषण विवेचन और निगमन आते हैं, इन तीनों का उपयोग आलोचना में किया गया। इसी के साथ तटस्थता और समन्वय का प्रयोग किया गया। इस युग के आलोचकों ने कृति को देशकाल सापेक्ष ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखकर परखा और भारतीय रस अलंकार तथा पाश्चात्य कल्पना अनुभूति सिद्धांतों का समन्वय भी किया गया। मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया। प्रमुखता इसमें कृति के बाह्य रूप के बजाय मानवीय मूल्यों और लोक मंगल की भावना को महत्व दिया गया था इसमें। और समीक्षा की नई परिपाटी इसमें लागू हुई। आचार्य शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का जो इतिहास प्रस्तुत किया वह स्वयं में एक नई आलोचना की पद्धति का जन्म था। अगर हम देखें तो शुक्ल युगीन समीक्षा के प्रमुख मानदंड क्या है? पहला आता है सुरुचि और नैतिकता। सामाजिक उपयोगितावाद पर इसमें बल दिया गया था। केंद्र बिंदु था इसका साहित्य की नैतिक उपयोगिता और उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा। मान्यता जो इसकी रही वह थी साहित्य को जीवन की व्याख्या माना गया और साधारणीकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। परिणाम इस नैतिक दृष्टि के कारण ही केशव बिहारी रीतिकालीन कवियों के महत्व पर पुनर्विचार भी हुए। अगले जो आता है दोस्तों शास्त्रीय समीक्षा। यदि देखिए तो इसके केंद्र बिंदु में था काव्य शास्त्र। रस अलंकार छंद के अनुसार कृति की परख करने लगी। यदि बात करें पंडित धर्मेंद्र ब्रह्मचारी द्वारा लिखित महाकवि हरिओध का प्रिय प्रवास इस प्रकार की वैधानिक समालोचना का सुंदर उदाहरण है जहाँ कृति पर शास्त्रीय तत्वों का आरोपण किया गया। उपन्यासों की आलोचना में वस्तु चरित्र चित्रण जैसे पाश्चात्य तत्वों का विचार किया गया। उदाहरण देखें तो इसके जनार्दन प्रसाद झा द्वारा रचित द्विज, रचित प्रेमचंद के उपन्यास कला जैसे। कवि के व्यक्तित्व का अध्ययन भी किया गया इसमें जो केंद्र बिंदु रहा रचनाओं के साथ साथ कवि के व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न करना और कवि के व्यक्तित्व तथा उसकी कलाकृति में अभिन्न संबंध स्थापित भी करना। उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के विवेचन में इस पद्धति को अपनाया। डॉक्टर सत्येंद्र ने गुप्त जी की कला पर इसी दृष्टि से विचार भी किया। तुलना और निर्णय देखते हैं दोस्तों केंद्र बिंदु में दो कवियों या दो प्रवृत्तियों के बीच तुलना करके निर्णय पर पहुंचे। उदाहरण देखते हैं शुक्ल जी ने जायसी के रहस्यवाद को कबीर के रहस्यवाद से अधिक स्वाभाविक और हृदय स्पर्शी माना। कृष्ण बिहारी मिश्र कृत देव और बिहारी तथा भगवान दीन कृत बिहारी और देव इस पद्धति के प्रमुख ग्रंथ हैं। देश काल की समीक्षा देख लेते हैं दोस्तों। केंद्र बिंदु रहे इसके साहित्य को उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक परिस्थितियों में रखकर उसका सही मूल्यांकन करना। सूत्रपात इस पद्धति का सूत्रपात शुक्ल जी ने किया। उदाहरण उन्होंने सूर
तुलसी आदि कवियों के महत्व का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रखकर आका और हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रस्तुत किया। अब देखते हैं शुक्ल युगीन प्रमुख आलोचक कौन कौन रहे। एक तो प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी रहे, इसका विस्तृत रूप मैंने अभी ऊपर दिया। अगले जो रहे वो कृष्ण बिहारी मिश्र रहे और लाला भगवान दीन रहे। इनका योगदान क्या रहा प्रमुखतः? मिश्र ने देव और बिहारी लिखकर देव का श्रेष्ठ माना, जबकि भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को मिश्र पक्ष मारा। वह अपने अपने वो तर्क देते हैं इसमें। अगला आता है बाबू श्याम दास, जो इसके प्रमुख आलोचक रहे। पहचान इनकी रही अनुसंधान परक आलोचना को बढ़ावा दिया। मुख्य कृति थी इनकी जो साहित्य लोचन। अवश्य नहीं आप सभी की कृतियां याद करें, जो प्रमुख प्रमुख है उनकी अवश्य याद करें। शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना 1940 से आज तक, अब इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया था पिछले ईयर, अब इसको अवश्य पढ़ें। शुक्लोत्तर से आशय शुक्ल के पश्चात जो आलोचना हुई उससे। अब इसका विस्तृत रूप अगर हम समझे दोस्तों, यह हिंदी आलोचना के विकास का वह दौर है जहां आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांतों की व्यापकता और गहराई बढ़ी। साथ ही पश्चात साहित्य सिद्धांतों, मनोविज्ञान, मार्क्सवाद, स्वतंत्रवाद के प्रभाव से कई नई पद्धतियां और वाद विकसित हुए। कहने का आशय शुक्ल जी ने एक स्तंभ गाड़ दिया था। अब उस स्तंभ को रिनोवेट कराने का जो काम कर रहे थे, वह कर रहे थे शुक्लोत्तर के पश्चात आए आलोचक। आप इस उदाहरण से समझ सकते हो। एक और उदाहरण लेना चाहूंगा, जैसे प्रेमचंद की कहानी में हम प्रेमचंद युग पढ़ते हैं तो उसमें हमने समझा प्रेमचंद क्या क्या लेके आए थे। शर्म यथार्थवाद लेके आए थे, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद लेके आए थे। और कहीं ना कहीं इसके बाद का जो रूप है, अब स्टार्टिंग तो प्रेमचंद ने कर दी थी, लेकिन इसको विस्तृत रूप मतलब इसको बढ़ाते जो चले गए वो प्रेमचंद युग के बाद के जो कहानीकार हुए वह करते गए। ठीक इसी प्रकार शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना अगर हम देखें तो इसमें शुक्ल के बाद के जितने भी आलोचक रहे उन्होंने शुक्ल की ही जो सिद्धांत रहे उसको विस्तृत आकार देने का कार्य किया। इसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों। अगर हम समझे तो शुक्लोत्तर आलोचना की मुख्य प्रवृत्तियां क्या रही। द्विवेदी युग की जड़ता का खंडन किया इन्होंने। इससे पहले का जो युग रहा द्विवेदी युग की जड़ता, उनको खंडित किया। जैसे शुक्ल जी के सिद्धांतों का आधार मानकर नए रचनाकारों की कृतियों का मूल्यांकन किया। वादों का प्रभाव, यहाँ पे कई ऐसे वाद मतलब इज्म आ चुके थे, जैसे मार्क्सिज्म आ गया था, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्व एग्जिस्टिज्म आ गया था, स्वतंत्रवाद, रोमांटिसिज्म आ गया था। इस सभी वादों का कहीं ना कहीं इस युग में प्रभाव देखने को मिला, जिन्होंने अपने समीक्षा में प्रयोग भी किया। समीक्षा की नई शब्दावली का प्रयोग होने लग गया। आलोचना की भाषा और परिभाषा शब्दावली अधिक परिष्कृत और वैज्ञानिक हुई। सैद्धांतिक आलोचना का विकास हो गया। आलोचना केवल व्यवहारिक नहीं रही, बल्कि सैद्धांतिक रूप से भी कई मौलिक ग्रंथ लिखे गए। प्रमुख केंद्र, इस युग में आलोचना विश्वविद्यालयों के विभागों और शोध कार्यों के माध्यम से फूली और फली। ठीक है, आगे देखते हैं प्रमुख आलोचक देखते हैं इसमें। पद्धतियां जो रही आलोचक पद्धतियां, आलोचना पद्धतियां। पहली रही स्वतंत्रवादी आलोचना। आधार जो इसका रहा वह था, यह आलोचना पद्धति मुख्य रूप से छायावादी काव्य के सौंदर्य और रहस्य को समझने के लिए विकसित हुई। इसे प्रशंसात्मक या प्रभाववादी आलोचना भी कहा जा सकता है। इसकी विशेषता देखते हैं दोस्तों। आलोचक कृति का मूल्यांकन अपनी व्यक्तिगत अनुभूति, संवेदनशीलता और प्रभाव के आधार पर करता है। यह शास्त्रीय नियमों के बंधन से मुक्त होती है और कृति के सौंदर्यात्मक आस्वाद पर अधिक ध्यान भी देती है। यदि कथन देखिए इसमें हम तो, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा से युक्त माना, मानवीय और शास्त्रीय प्रेरणा से युक्त माना। इसमें जो प्रमुख आलोचक रहे वह थे नंद दुलारे वाजपेयी। इन्हें इस आलोचना का प्रेरणा माना जाता है। कृतियां जो इनकी थी, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, शांति प्रिय द्विवेदी, कृत, युग और साहित्य। ऐतिहासिक आलोचना का देखते हैं दोस्तों। आधार जो रहा, साहित्य को किसी विशेष कालखंड की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में रखकर उसका मूल्यांकन किया गया। अब विशेषता देखते हैं दोस्तों इसकी। साहित्य को केवल व्यक्तिगत सृजन न मानकर देश काल की उपज माना जाता है। यह शुक्ल जी की देश काल की समीक्षा पद्धति का ही विस्तृत और व्यवस्थित रूप है। यह आलोचना पद्धति शोध परक और आलोचनात्मक इतिहास लेखन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें जो प्रमुख आलोचक रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनकी हिंदी साहित्य की भूमिका रचना है, और आदि। मार्क्सवाद को देख लेते हैं दोस्तों। मार्क्सवादी आलोचना, इसमें आधार थे कार्ल मार्क्स, एंगल्स, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। मतलब कहने का आशय मार्क्सवाद का आप अर्थ तो हमेशा समझते होंगे कि समाज में केवल दो ही चीज एग्जिस्ट करती है, हैव और हैव नॉट। मतलब जिसके पास जो शोषक है
और एक शोषित वर्ग। और शोषित वर्ग है उसको इतना ऊपर कर दो कि वह जो शोषक वर्ग है इसके समान आ जाए, मतलब समाज में सभी बराबर होने चाहिए, इनकी ये मान्यता है। ठीक इसी प्रकार इनकी भी जो आलोचना थी वो अपने ही सिद्धांत पर आधारित थी कि साहित्य का उद्देश्य शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और वर्ग विहीन समाज की स्थापना माना जाता है। यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण अपनाती है और कला को कला के लिए न मानकर जीवन के लिए मानती है। कथन देखें तो इस विचार के आलोचक सामाजिक प्रतिबद्धता को साहित्य की सबसे बड़ी कसौटी भी मानते हैं। प्रमुख जो आलोचक रहे इसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रमुख रहे इसमें। अगर हम देखें तो शिवदान सिंह चौहान साहित्य की परख लिखते हैं और मुक्तिबोध भी नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र करते हैं। मनोविश्लेषणवाद आलोचना रहे जिसमें अगर देखें तो इसके प्रमुख आधार जो रहे वह रहे सिगमंड फ्राइड पाश्चात्य से, और एडलर और युंग के मनोविश्लेषण सिद्धांतों का प्रयोग साहित्य और साहित्यकार के अचेतन मन को समझने में किया गया। विशेषता यह थी कि इसके साहित्यकार की कृतियों में उसके व्यक्तिगत ग्रंथियों, काम प्रवृत्ति और दमित इच्छाओं की खोज करना। यह आलोचना पद्धति रूप से उपन्यासों और कहानियों के चरित्र चित्रण के विश्लेषण में उपयोगी सिद्ध भी हुई। इसके प्रमुख आलोचक रहे इला चंद्र जोशी जिनकी रचना साहित्य सर्जना, डॉक्टर देवराज उपाध्याय जिनकी रचना साहित्य में मनोविज्ञान, डॉक्टर नगेंद्र जो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों तरह से इस पद्धति का प्रयोग भी करते हैं। नई समीक्षा देखते हैं दोस्तों। अंतिम आधार पाश्चात्य न्यू क्रिटिसिज्म से प्रभावित जो टेक्स्ट या कृति को ही आलोचना का एकमात्र केंद्र मानती है। विशेषताएं देखते हैं। कृति को लेखक के व्यक्तित्व, इतिहास या समाज से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखा जाता है। यह पाठ की बारीकी पर बल देती है और कृति के भीतर निहित संरचना, बिंब, प्रतीक और मिथकों का विश्लेषण भी करती है। कथन देखते हैं। नई समीक्षा का प्रमुख ध्येय यह जांच करना है कि कविता कैसे काम करती है, न कि कवि का क्या उद्देश्य है। प्रमुख जो आलोचक रहे वह थे डॉक्टर नगेंद्र और रहे डॉक्टर नागवर सिंह और डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ। शुक्लोत्तर युग इन सभी पद्धतियों के साथ साथ उत्तर आधुनिकता और दलित विमर्श जैसी एक नई आलोचनात्मक दृष्टियों के उदय का भी साक्षी रहा, जिसने हिंदी आलोचना को आज एक समृद्ध और व्यापक रूप प्रदान किया। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फर्स्ट यूनिट को अच्छे से कंप्लीट किया। इसके मैं अगर सार समझाने का प्रयास करूँ तो कहने से आशय है मध्यकाल अर्थात जिसमें रीति और भक्ति दोनों आ जा रहा है, अर्थात भारतेंदु पूर्व युग, जिसमें समझाने का प्रयास मेरा यह है कि जिस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ था तो उस समय जो कवि हुआ करते थे वो केवल अपनी जो कृतियां हुआ करती थी उसी में अपनी थॉट रख दिया करते थे कि रस क्या होता है, वो क्या होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र रहा जिसमें उन्होंने रसवादी सिद्धांत दिया, उसमें उन्होंने किसी की आलोचना नहीं करी लेकिन अपना एक सिद्धांत दे दिया। तो ये सिद्धांत देना ही तो ये सिद्धांत देना है दोस्तों, ये सैद्धांतिक आलोचना का रूप है। और वहीं पर उस सिद्धांत जो स्थापित किए गए, वो मापदंड जो स्थापित किए गए, उनके आधार पर किसी कृति की आलोचना या मूल्यांकन करना ही क्या है, व्यवहारिक आलोचना है। और जो आप मेरे को बताइए कि प्राचीन मतलब आरंभिक काल जो रहा भारतेंदु पूर्व, उस समय जो प्रमुखतः कृति हुआ करती थी वो सैद्धांतिक या व्यवहारिक हुआ करती होगी। सामान्य स्तर पर अगर कहे तो सैद्धांतिक ही हुआ करती थी क्योंकि वो अभी अपने नए मापदंड स्थापित कर रहे थे अपनी साहित्य में। वहीं आगे चलकर जैसे शुक्ल युग में युग में उन मापदंडों के आधार पर अन्य कृतियों की आलोचना या समीक्षा की जाने लगी। तो आशा है दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से फर्स्ट यूनिट को समझे होंगे। अब हम समझेंगे सेकंड यूनिट को अच्छे से। तो दोस्तों सेकंड यूनिट में अगर हम देखें तो हमें पढ़ना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था और प्रेमचंद का साहित्य का उद्देश्य। तो दोस्तों हम पहले समझते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वारा रचित निबंध काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था और सिद्धावस्था। अब इससे आशय क्या है दोस्तों, हम समझते हैं इसके प्रतिवाद पाद्य से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस निबंध का केंद्रीय विषय काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, लोकमंगल की भावना और उसकी अभिव्यक्ति की दो प्रमुख अवस्थाएं हैं। मतलब इन्होंने लोकमंगल की दो अवस्था स्थापित करी, एक साधना अवस्था और एक सिद्धावस्था। दोनों का हम अंतर भी समझेंगे अच्छे से। अब इसके प्रतिपाद्य को हम मैंने देखो बिंदुवार अच्छे से यहाँ समझाने का प्रयास किया। आप अपने उत्तर में यदि हेडिंग भी और इसके दो प्रमुख कथन आएंगे उनको भी याद करके चले जाते हैं और उनका आप उनके उनको अपने पेपर में लिख देते तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला पॉइंट रहेगा दार्शनिक और आधार आनंद स्वरूप। शुक्ल जी
निबंध का आरंभ ब्रह्मा के स्वरूप से करते हैं, जिसमें सत्य चित आनंद में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को अपनाते हैं। यह आनंद लोक में प्रकट होता है, जिसके दो रूप है, साधनावस्था और सिद्धावस्था। सत्य चित आनंद ब्रह्मा के इन तीनों स्वरूप में से काव्य और भक्ति मार्ग आनंद स्वरूप को लेकर चलते हैं। सिद्ध अवस्था में वसंत विकास सुख समृद्धि और उल्लास है, जबकि साधना अवस्था पीड़ा और बाधा अत्याचार के बीच के आनंद की ज्योति के प्रकट करती है। मतलब जो सिद्धावस्था है, देखिए साध दो इन्होंने भेद किए, एक तो साधना अवस्था साधना और एक सिद्धावस्था। साधनावस्था में जो प्रमुखता है वह है करुणा प्रेम, मतलब ऐसी कृतियां जिस मतलब लोग कोई काव्य कैसा है, जब वह उसमें बहुत करुणा है, बहुत अच्छी चीजें है, बहुत नैतिकता है, तो साधनावस्था पर खरी उतरती है। परंतु उसमें इन सभी के अभाव में मानसिक विकार अन्य विकार हैं, जैसे द्वेष हो गया, घृणा हो गया आदि, वह आता है सिद्धावस्था की श्रेणी में। आशा आप यहाँ समझे होंगे। काव्य और कवि का वर्गीकरण किया है। शुक्ल जी काव्य को इन दोनों अवस्थाओं के आधार पर विभाजित करते हैं। पहला आनंद की साधना अवस्था और सिद्धावस्था में। साधना अवस्था में अगर देखें तो लोक पीड़ा के दमन में तत्पर शक्ति और रमणीयता होती है, जैसे मतलब जो अच्छी भावों से लिखे गए, जैसे रामायण महाभारत और रामचरितमानस। और आनंद की सिद्धावस्था में जैसे इसमें सौंदर्य आ गया, माधुर्य आ गया, उल्लास आ गया, प्रेम क्रीड़ा आदि, मतलब इसमें वासना सही, जैसे सूरसागर विहारी सतसई इत्यादि। वे पूर्ण कवि उसे मानते हैं जो दोनों पक्षों प्रकाश के फैलने और फैलने के पूर्व अंधकार को हटाने में सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। ये ही पूर्ण कवि हैं, क्योंकि जीवन की अनेक परिस्थितियों के भीतर ये सौंदर्य का साक्षात्कार करते हैं। साधन अवस्था देखते हैं दोस्तों, कर्म क्षेत्र का सौंदर्य। अगर हम देखें तो निबंध का सर्वाधिक बल साधन अवस्था पर है, जहां लोक मंगल की शक्तिमय रूप धारणा करती है। लोक मंगल विधान की और बढ़ती हुई धर्म की गति में विरोधी तत्व का सामंजस्य होता है। कथन देखते हैं दोस्तों, भीषणता और सरलता जो मतलब ऑथेंटिक है, निबंध में ही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप निबंध अवश्य पढ़िएगा, आपको समय मिले तो, क्योंकि इससे सप्रसंग व्याख्या आएंगी, तो आप समझ सके कि ये सप्रसंग व्याख्या किस निबंध से आई है, तो आप अवश्य उस निबंध को पढ़िएगा। मैं यहाँ पर उसका केवल प्रतिपाद्य और मूल संवेदना दूंगा, और जो लेखक है उसकी आलोचनात्मक दृष्टि को अच्छे से समझेंगे। तो आप अवश्य पढ़िएगा, मेरा आपको यही सुझाव रहेगा। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप इससे काम चला सकते हैं। भीषणता और सरसता, कोमलता और कठोरता, कटुता और मधुरता, प्रचंडता और मृदुता का सामंजस्य ही लोक धर्म का सौंदर्य है। यह गति सफल हो या विफल, यह आदि से अंत तक सुंदर होती है। गति में सुंदरता रहती ही है, आगे चलकर चाहे यह सफल हो या चाहे विफल, विफलता में भी एक निराला ही विषण सौंदर्य होता है। लोक मंगल का विधान करने वाले दो मूल भाग हैं, करुणा और प्रेम। साधनावस्था का बीजाभाव करुणा ही ठहरता है। अगले जो बिंदु आता है दोस्तों, वह है कलावाद और शिक्षावाद का खंडन। शुक्ल जी उस कलावाद या का खंडन करते हैं जो कला का उद्देश्य केवल मनोरंजन मानते हैं। मतलब साहित्य का मतलब कला का काव्य का उद्देश्य जो केवल मनोरंजन मानते हैं, उनका तटस्थ खंडन करते हैं शुक्ल जी कि केवल, आपने अवश्य सुना होगा मैथिली शरण गुप्त का कथन कि मनोरंजन ही ना केवल साहित्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो कहने का आशा है कि साहित्य में केवल मनोरंजन नहीं, उसमें उचित उपदेश भी होना अति आवश्यक है। यही बात बता रहे हैं शुक्ल भी। यदि कला का वही अर्थ लेना है जो कामशास्त्र की 64 कलाओं में है, अर्थात मनोरंजन या उपभोग मात्र का विधायक, तो काव्य के संबंध में दूर ही से इस शब्द का नमस्कार करना चाहिए। ये उसमें लिखा हुआ है निबंध में, आप इन पंक्तियों का अवश्य यूज करें, तो इस बिंदु का केवल यही अर्थ निकलता है। आगे समझते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या है। इस संबंध में प्रश्न भी था कि काव्य में लोकमुग्ध की साधनावस्था के आधार पर रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि पर विवेचना कर समझते हैं। यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना पद्धति की विशिष्टताओं को उजागर करता है, जो लोक मंगल को साहित्य का परम मूल्य भी मानती है। यदि हम समझे दोस्तों, तो शास्त्रीयता और दार्शनिक पृष्ठभूमि इसमें प्रमुख है। शुक्ल जी अपने आलोचना को भारतीय दार्शनिक और काव्य शास्त्रीय परंपरा पर आधारित करते हैं। अर्थात उन्होंने हमें सदैव अपने काव्य में शास्त्रीयता और दार्शनिकता की पृष्ठभूमि को निभाया। अगला आता है मनोवैज्ञानिक यथार्थबोध। उन्होंने हमेशा मनोवैज्ञानिक यथार्थ को अपनाया। जैसे उन्होंने बीज भाव की अवधारणा दी, जिसके कारण किसी भी प्रबंध काव्य में घटनाक्रम या चलता रहे। उनका मनोवैज्ञानिक तर्क है कि केवल मंगल विधायिनी बीज
भाव से प्रेरित उग्र भावों के साथ ही पाठक की सहानुभूति है होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, नीति और सौंदर्य का समन्वय भी इसी के साथ है। शुक्ल जी कर्म सौंदर्य को कविता का मूल मानते हैं। वे बाहरी और भीतरी सौंदर्य के मेल को हृदय की भीतरी वासना की तुष्टि और कला की रहस्यमय प्रेरणा मानते हैं। लोग हृदय आकृति और गुण सौंदर्य और सुशीलता एक ही अधिष्ठान में देखना चाहते हैं। अगर हम देखें दोस्तों तो वे स्पष्ट करते हैं कि मंगल शक्ति की सफलता दिखाने में शिक्षावाद नहीं है, बल्कि कला की दृष्टि से सौंदर्य का प्रभाव डालना है, ताकि कवि कर्म सौंदर्य के प्रभाव द्वारा प्रवृत्ति या निवृत्ति अंतः प्रवृत्ति में उत्पन्न करता है। अगले बिंदु देखते हैं दोस्तों, तुलनात्मक, जो विषय के ऊपर बताया भी था मैंने कि तुलनात्मक एवं रोधात्मक दृष्टि। यदि हम देखें तो उनकी आलोचना पश्चिम के संकुचित विचारों के प्रति प्रतिरोधात्मक है। वे शैली टंडन टंडन जो प्रमुख रहे पाश्चात्य आलो काव्यशास्त्री टॉल्स्टॉय के विचारों का उल्लेख करते हुए भारतीय दृष्टिकोण की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। वे शैली के इस्लाम का विप्लव की चर्चा करके बताते हैं कि सौंदर्य बोध और कर्म बोध का मेल यूरोपीय कवि ही करते हैं दोस्तों। अगले बिंदु पर आते हैं, सात्विक शक्ति का आग्रह भी किया गया है इसमें। काव्य की पूर्व प्रभविष्णुता के लिए वे सत्व गुण की सत्ता को आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में तमोगुण और रजोगुण को सत्व के अधीन होकर माना गया। आप ये जानते होंगे मानव में 3 गुण विद्यमान है, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण। जो तमोगुण आता है वह मानसिक विकार क्या ले आता है, ऐसे गुण जो हमारे लिए बहुत गलत है, जैसे किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, वासना इत्यादि। और सतोगुण होता है सत्य, जिसमें अच्छाई, करुणा, प्रेम जैसी भावना होती है। और जो तमो क्षमा चाहूंगा, जो रजोगुण होता है वह भी इसी का भाग होता है, तमोगुण का। इसमें आलस जैसी क्रीड़ाएं आ जाती हैं। तो बेहतर होता है सतोगुण। तो मतलब यहाँ पे मूल मूल कहने का आशय है अ, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि काव्य ऐसा होना चाहिए जो अंत में पाठक के भीतर सतो गुण का उद्भावन करे, उन्हें जन्म दे या आकार दे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर समझते हैं पहली यूनिट के अगले बिंदुवार प्रेमचंद जी, जिनका निबंध है साहित्य का उद्देश्य। हालांकि इन्होंने ये लिखा नहीं है, लेकिन इनकी एक यह अध्यक्षित भाषण है जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1936 में लखनऊ में एक प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में दिया गया था, जिसी को एक निबंध का आकार दे दिया गया। साहित्य इन्होंने विस्तृत रूप दिया कि आखिरकार कोई साहित्य कैसा होना चाहिए। और मैंने आपको पर ये अभी कोटेशन भी दी थी, आप इसे अवश्य याद कीजिएगा दोस्तों, और अपने उत्तर में अवश्य प्रयोग कीजिएगा कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उद्देश्य का भी मर्म होना चाहिए, बोलते हैं राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त। अब निबंध का प्रतिपाद्य समझते हैं, साहित्य का वास्तविक उद्देश्य क्या है। प्रेमचंद स्पष्ट करते हैं कि साहित्य का उद्देश्य केवल भाषा का निर्माण या मनोरंजन नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को व्यक्त करके समाज को प्रेरित करना है। भाषा साधन साध्य नहीं, भाषा क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। साधन मतलब जो जाने का माध्यम है, और साध्य मतलब जो उद्देश्य है। मतलब भाषा क्या है, एक उद्देश्य नहीं है हमारा, वो माध्यम है। तो भाषा को क्लिष्ट नहीं बनाना है। भाषा का आरंभिक कार्य पूरा हो चुका है, अब ध्यान भाव और उद्देश्य पर देना है। भाषा साधन है, साध्य नहीं, जैसे मैंने ऊपर स्पष्ट भी किया दोस्तों। जीवन की आलोचना में भी इसमें बात की गई है और प्रभाव की भी कसौटी इसमें देखने को मिलती है। अगला बिंदु को समझते हैं, अतीत के साहित्य की सीमाएं भी लिखी गई है इसमें। अतीत के जो सीमाएं हैं, प्रेमचंद उस साहित्य की आलोचना करते हैं जो यथार्थ से दूर केवल मनोरंजन तक ही सीमित था, जैसे कल्पना और पलायन। पूर्व के साहित्यकार जैसे फीसनाए अजायब ने बोस्ताने ख्याल, चंद्रकांता, संतति, चंद्रकांता तो आप जानते हो जिसमें बहुत अय्यारी और तिरस्मितता रही। तो प्रेमचंद प्रमुखता ऐसे साहित्यों का विरोध करते हैं कि जिसमें केवल मनोरंजन रहे, केवल अय्यारी रहे, केवल किस्सोगाई रहे। तो उनका प्रमुख रूप से तटस्थ खंडन करते हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका ये संपूर्ण रूप से मानना है, कहना है कि जो साहित्य होना चाहिए कहीं ना कहीं समाज के यथार्थ से, समाज के धरातल से टच खाता हुआ हो, समाज के धरातल से संबंध खाता हो, तब जाके वो साहित्य है। जिसके पूर्ण कथन भी तर्क भी देते हैं अच्छे अच्छे। साहित्य का नया लक्ष्य जो होना चाहिए सौंदर्य और उपयोगिता होनी चाहिए। अगर हम समझे तो आधुनिक साहित्य का लक्ष्य बदल चुका है।
वह समस्याओं पर विचार करता है और उसका अंतिम लक्ष्य कर्म का संदेश है। पहले के जो साहित्य हुआ करते थे वो कई मनोरंजन करते थे और रीति काल में तो पूरी प्रशस्ति चलती थी राजा की, तो उसको ना उठाते हुए मैं अगर समझो आधुनिक काल में भी जो प्रारंभ का आधुनिक रहा, उसमें भी मनोरंजन और केवल जनता को अच्छा लगे उस प्रकार की कृतियाँ लिखी गई थी। तो उस विचारधारा को ये काटता है, जो बोल रहा है कि अभी अब आधुनिक साहित्य ऐसा नहीं है, अब उसमें समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है, ना कि किसी के मनोरंजन पर ध्यान दिया जाता है। सच्ची उपयोगिता प्रेमचंद खुले तौर पर कला को भी उपयोगिता की तुला पर तौलते हैं। आनंद स्वतः एक उपयोगिता का युक्त वस्तु है। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुलना पर तोलता हूँ। ये इनका प्रमुख कथन है, इसको अवश्य याद कीजिएगा दोस्तों। कर्म का संदेश, अब हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो और जो दुर्बलता को दूर करे, अधिक अच्छे मनुष्य बनने की प्रेरणा भी दे। अब तो हमें उस कला की आवश्यकता है जिसमें कर्म का संदेश हो। ये पंक्ति है, अवश्य याद कीजिएगा दोस्तों। अवश्य हो सके आप अपनी सेलेक्टिव पंक्तियां बना ली जो आसान है, सरल है और इम्पोर्टेंट भी है। मैंने हालांकि यहाँ पे सभी पंक्ति जो मेन मैंने उसका यूज किया है। अगर देखते सौंदर्य समता का प्रयोग और प्रगति, साहित्य का सबसे बड़ा कार्य सौंदर्य प्रेम जगाना है जो मनुष्य को मानवता समता और न्याय के पथ पर ले जाता हो। सौंदर्य और सामंजस्य, सच्चा सौंदर्य रंग या ध्वनि का सामंजस्य है, साहित्य कला का आध्यात्मिक सामंजस्य का व्यक्त रूप है। यह सामंजस्य वफादारी, सच्चाई, सहानुभूति और समता का भावों की पुष्टि करता है। यदि समझे तो उपवास और नग्नता में भी सौंदर्य का अस्तित्व संभव है, इसे कदाचित वह स्वीकार नहीं करता। उसके लिए सौंदर्य सुंदर स्त्री में है, उस बच्चों वाली गरीब रूप रहित स्त्री में नहीं जो बच्चे को खेल की मेड़ पर सुलाए। अब यहाँ पर प्रेमचंद इस पंक्ति के माध्यम से अपना कहीं ना कहीं निरूपण दे रहे हैं कि वह कहते हैं कि प्रारंभ में जो उनकी रचना रही थी वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद थी, कि ऐसा यथार्थ यथार्थ तो है तो रहता था लेकिन अंत में आदर्श हो जाता था। आप याद करिए अ, बूढ़ी काकी को, जिसमें जो उसकी बहू होती है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है अंत में। ठीक इसी प्रकार लेकिन धीरे-धीरे प्रेमचंद ने इस स्थिति को समझा कि अ, हृदय परिवर्तन ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इनकी रचना में अंत में जाके हमें चरम यथार्थवाद के रूप में कफन देखने को मिलता है, जो एक इनका अ, प्रमुख कहानी रही। तो दोस्तों प्रमुखतः हमने यहाँ पर प्रेमचंद के जो द्वारा रचित साहित्य का उद्देश्य है उसकी प्रतिपाद्य या मूल संवेदना को समझा, अब हम प्रेमचंद की आलोचनात्मक दृष्टि को समझते हैं। प्रेमचंद की आलोचनात्मक दृष्टि पूर्णतः प्रगतिवादी, यथार्थवादी और जनोन्मुख है, जो जनता के लिए लिखी गई, जनता की ओर उन्मुख थी। वे कला को जीवन और समाज के प्रति एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं, जो केवल साहित्यिक मानदंडों में बंदी नहीं। यथार्थवादी आग्रह करते हैं, ये अपने पूरे निबंध में प्रमुखता कहते हैं कि अपने साहित्य में, अपने कला में जो लाना है यथार्थ को जन्म दो, इत्यादि इत्यादि जो उपरिष्ट पे आप वही पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसमें उपयोगिता और नैतिकतावाद जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेमचंद साहित्य को नैतिक और सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण मानते हैं जो निष्क्रियता को तोड़कर कर्म का संदेश भी देता है। इसमें अहम बात का खंडन किया गया है, व्यक्तिगत जो दृष्टिकोण है को प्रधानता देना वह वस्तु है जो हमें जड़ता, पतन और लापरवाही की ओर ले जाती है। अगला बिंदु देखते हैं जनवादी और सामाजिक दृष्टि। उनकी दृष्टि अभिजात्य वर्ग के साहित्य से हटकर जनसामान्य और पीड़ित वर्ग की ओर केंद्रित, जो उनकी प्रगतिशीलता को मूल है। मतलब कहने का आशय प्रेमचंद हालांकि एक समाजवाद को से प्रभावित थे, जो मार्क्सवाद ये समाजवाद रहा, लेकिन इन्होंने कभी सामाजिक रूप से आकर ये घोषणा नहीं करी कि वे एक समाजवादी हैं या साम्यवादी हैं। लेकिन उनकी कृतियों में हमें देखने को मिलता है कि जो शोषक वर्ग है, कहीं न कहीं अंतिम में उसको तमाचा देखने को मिलता है और जो शोषित वर्ग है, उसको हीरो बना दिया जाता है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़िए, आपको पता चलता है कि किस प्रकार होरी को एक नायक के रूप में दिखाया गया है उसमें और क्या उनकी कैसी परिस्थिति होती है। इस पूरे संपूर्ण विस्तृत रूप को एक उपन्यास का रूप में दर्शाया गया है। प्रेमचंद की आलोचनात्मक दृष्टि केवल साहित्य के गुण दोषों का वर्णन नहीं करती बल्कि उसे जीवन के विकास और स्वाधीनता का साधन मानती है। उनके लिए साहित्य वह शक्ति है जो मनुष्य की कुरुचि और प्रेम भाव से वंचित होने की कमजोरियों को दूर करके उसमें सच्चा संकलन और कठिनाइयों पर विजय पाने की दृढ़ता उत्पन्न करे। उनका ये भाषण प्रगतिशील लेखक संघ के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए हिंदी और उर्दू साहित्य को एक नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक दस्तावेज भी है। दोस्तों अब हमने यहाँ पे समझा अच्छे से जो प्रेमचंद का आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहा वह कैसा था और अब हम समझेंगे
एक सप्रसंग व्याख्या को। हालाँकि आपकी सभी मुझे सप्रसंग व्याख्या करवानी चाहिए थी, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं यहाँ पे अच्छे से आपको यह समझाऊँगा कि सप्रसंग व्याख्या आपको करनी कैसी है। अगर आपको कुछ आता भी नहीं है या आपको अ, उसके बारे में तनिक-तनिक ज्ञान है। तो सप्रसंग व्याख्या के लिए प्रमुखतः पहले आता है संकेत, जिसमें आप जो गद्यांश है उसकी प्रमुख 2 या 3 लाइनें लिखेंगे, उसके बाद डैश डैश लगा के जो अंतिम जो लाइन होती है उसको लिख देंगे, इसको संकेत। ये हालाँकि लिखना आवश्यक नहीं, लेकिन लिखते हैं तो कोई नहीं, अच्छी बात है। संदर्भ देखते हैं, संदर्भ में आपको ये बताना है कि कौन-सा गद्यांश है और उनके द्वारा कौन-सा निबंध है। आप इस तरह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में प्रेमचंद द्वारा दिया गया अध्यक्षीय भाषण, जिसे बाद में निबंध का रूप दिया गया, साहित्य का उद्देश्य उद्धृत है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले पूरा इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिरकार क्या था, क्या नहीं था। आप इतना नहीं तो केवल प्रेमचंद की कोई विशेषता बता सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ चरम यथार्थवाद के स्थापक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं, क्षमा चाहूँगा, प्रेमचंद द्वारा भाषित साहित्य का उद्देश्य, जिसे बाद में निबंध का आकार दिया गया, से उद्धृत है। आप इस प्रकार का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। अब अगले बिंदु पर आते हैं, वह है प्रसंग। प्रसंग में आपको जो पद्य है, जो समझ आऊँगा जो गद्य है उसका संक्षिप्त सार देना होता है, बिल्कुल छोटा 2 से 3 लाइन में। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा 4-5 लाइन में बड़ा कर दिया है इसे। समझते हैं। इन पंक्तियों में प्रेमचंद ये बताते हैं कि जीवन की घटनाओं के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण में भिन्नता होती है। इसलिए लेखक की सफलता इसी में है कि वह अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से पाठक को सहमत करा दे। इसके साथ ही वे लेखक से यह भी अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से पाठक की मानसिक सीमा का विस्तार करे और उसे आध्यात्मिक बल प्रदान करे दोस्तों। आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। व्याख्या में आप अपनी मतलब जो हो सके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जितना हो सके। व्याख्या के मैक्सिमम नंबर होते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अब ज़्यादा खास तो कुछ है नहीं इसमें, तो आप इसे समझ लीजिएगा। आप अगले पे आइए, जो विशेष है, विशेष में 2 चीज़ होती है, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में आपको प्रमुखतः जो होता है जो गद्य है उसकी जो मूल सार है उसको प्रकट करना होता है। जैसे पहला इसमें मनोवैज्ञानिक गहराई देखने को मिलती है, आदर्शवादी दृष्टिकोण है, जनवादी चेतना का प्रसार है। आप इन केवल सब हेडिंग को अच्छे से रट के चले जाइएगा। और कला पक्ष में आपको एक पॉइंट तो हमेशा लिखना है कि जो प्रौढ़ भाषा है, जो भाषा बहुत विस्तृत है, क्योंकि सामान्य रूप से निबंध होता है एक चिंतात्मक अ विधा होती है, हालाँकि आलोचना। तो जो निबंध है चिंतात्मक, मतलब जिसमें बहुत चिंतन करना पड़ता है, तो सामान्य स्तर पर जो उसकी भाषा होती है बहुत विस्तृत होती है, बहुत क्लिष्ट होती है। तो आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि प्रौढ़ भाषा है इसमें, इत्यादि, इत्यादि। और इसमें गद्यांश की संरचना हुई है, विचारात्मक शैली है, भावपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया और कुछ-कुछ ये जो शब्द है कृष्ण उसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से समझे सप्रसंग व्याख्या को। आप ऐसे ही सप्रसंग व्याख्या अन्य उत्तर में भी जारी कर सकते हैं। अब आते हैं अगले यूनिट पर, तीसरे यूनिट पर। दोस्तों तीसरे यूनिट में हमें प्रमुखतः जो मैंने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित आधुनिक साहित्य की नई मान्यता हमें पढ़ना है। इसका मैं अगर मूल सार दूँ तो आधुनिक साहित्य की नई मान्यता आशय है, जो हमारा पुराना साहित्य रहा, उसकी तुलना में आधुनिक साहित्य कैसा होना चाहिए? जो हमारा पारंपरिक साहित्य रहा, उसकी तुलना में अभी कैसे रहना चाहिए? उसकी मान्यता क्या रहनी चाहिए आधुनिक साहित्य की? आधुनिक साहित्य की क्या मानदंड होने चाहिए? आदि, आदि। तो अब आप इसमें ऊपर जो निबंध पढ़ा साहित्य का उद्देश्य, उसका भी उदाहरण ले सकते हैं कि भई जो साहित्य का उद्देश्य है, वो केवल मनोरंजन नहीं, कोई कहीं न कहीं उचित उपदेश भी होना चाहिए। तो आप समझते हैं दोस्तों इसके निबंध के प्रतिपाद्य को। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध का केंद्रीय प्रतिपाद्य यह सिद्ध करना है कि आधुनिक साहित्य की नई मान्यता यूरोपीय संपर्क के उपजे नव मानवतावादी और विकासवाद पर आधारित है। इसका अंतिम लक्ष्य व्यक्ति मानव की नहीं, बल्कि समष्टि मानव के शोषण से मुक्त है। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि जो व्यष्टि अर्थात एक व्यक्ति है, वह एक शोषित नहीं है, बल्कि व्यष्टि मतलब उस व्यक्ति के कारण समाज में जो हो रहा है वो शोषित वर्ग है। अब पता नहीं यहाँ पर इन्होंने एक अलग से ही थ्योरी स्थापित करी है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब इसके प्रतिपाद्य को अच्छे से समझते हैं कि आधुनिकता का मूल आधार जो है यूरोपीय संपर्क और विज्ञान है। आधुनिक साहित्य का विकास जो यूरोपीय संपर्क के बाद भी हुआ, विशेषकर उस काल में जब विज्ञान अपनी चरम समृद्धि पर था। एक पंक्ति ले लीजिएगा दोस्तों, हमारा आधुनिक साहित्य यूरोपीय संपर्क के बाद ही विकसित हुआ है। विकासवाद की नींव डार्विन द्वारा प्रतिपादित
जीव विज्ञान का विकासवाद ही सच्चे अर्थों में आधुनिकता की नींव भी है दोस्तों। अगले पे आते हैं, नव मानवतावाद का उदय। यदि बात करें तो विकासवाद ने यह सिद्ध किया है कि मनुष्य देह में ही नहीं, अ, क्षमा चाहूंगा, देह में ही मनुष्य जो है वो देह में ही मन और बुद्धि का विकास हुआ है, इसलिए मनुष्य ही सृष्टि का सर्वोत्तम प्राणी है। यहाँ पर ये अपनी एक स्टेटमेंट स्थापित करके चले जाते हैं। अगर हम देखें तो इस बोध ने उस विचार भंगिमा को जन्म दिया जिसे न्यू लेमनिज्म या नव मानवतावाद कहा गया। मानव सत्य की महिमा, चूंकि मनुष्य निरपेक्ष सत्यवाद की बात है, इसलिए जगत में जो कुछ सत्य है वह मानव सत्य है। इससे मनुष्य की महिमा, मर्यादा और उसके विचार का मूल्य अपार होता है दोस्तों। अगला बिंदु देखते हैं, भारतीय परंपरा और नव मानवतावाद में अंतर स्थापित करते हैं। द्विवेदी जी इन दोनों का अंतर बताते हुए कहते हैं कि द्विवेदी जी भारतीय परंपरा के मानवतावाद और आधुनिक नव मानवतावाद के अंतर को स्पष्ट करते हैं। यदि समझे तो नव मानवतावाद की विशेषता, आधुनिक नव मानवतावाद की सबसे बड़ी बात है इसकी ऐहिक दृष्टि और मनुष्य के मूल्य और महत्व की मर्यादा का बोध। यह मध्ययुग के उस मानवतावाद से भिन्न है जो मनुष्य जन्म को दुर्लभ मानकर चलता है। अगला समझते हैं, स्वतंत्रतावाद और विश्वास का युग। नव मानवतावाद को स्वीकार करने से कवि चित्त रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है, जिसे रोमांटिक या स्वतंत्रतावादी साहित्य के रूप में उर्वरक के रूप में देखा जाता है। परंतु फिर भी यह युग अपूर्व विश्वास का युग है, क्योंकि मनुष्य ने अपने ऊपर अविश्वास नहीं किया, उसने मनुष्य की महिमा या दृढ़ता पूर्वक आस्था जमाए रखी है। मुक्ति का प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सामाजिक मानवतावाद। निबंध के अंत में द्विवेदी जी आधुनिक मानवतावाद के गंभीर परिणाम की ओर संकेत करते हैं, जो व्यक्ति को विनाश के गर्त में ढकेल रहा है। अगर देखें तो मनुष्य को नहीं, बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना होगा, जो मैंने आपके अभी ऊपर एक्सप्लेन भी किया। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मुक्ति के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। यह पंक्ति का अवश्य यूज कर सकते हैं अपने उत्तर में। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचनात्मक दृष्टि थी, जिसके संदर्भ में प्रश्न भी है, उसको समझते हैं दोस्तों। द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साम्यवादी और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित है। वे किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति को उसके दार्शनिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से अलग करके नहीं देखते हैं। इसके देखते हैं, ऐतिहासिक और विकासवादी दृष्टि है। द्विवेदी जी साहित्य की मान्यताओं को जीवन की नई मान्यताओं से विच्छिन्न नहीं मानते। वे साहित्यिक विकास को विशुद्ध ऐतिहासिक क्रम में ही देखते हैं। पंक्ति देखते हैं, आज शायद ही कोई ऐसा ज्ञान विज्ञान है जिसे इस विकासवाद के सहारे समझने का यत्न ना किया जा सके। आगे देखते हैं दोस्तों, सांस्कृतिक और साम्यवादी दृष्टि है इसमें। इनके आलोचनात्मक जो दृष्टि देखने को मिलती है उसमें सांस्कृतिक और साम्यवादी है, मतलब संस्कृति और अभी आधुनिकता को दोनों को जोड़कर देखा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी जो रूढ़ियां है हम उसको भी स्थापित करते हुए चलते रहे। वे भारतीय संस्कृति की गहरी समझ रखते हुए भी यूरोपीय प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उन्होंने भारतीय मानवतावाद को समझा और उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार किया, लेकिन आधुनिक नव मानवतावाद की ऐहिक दृष्टि और मुक्ति की धारणा मौजूद मौलिक अंतर को स्पष्ट भी किया। दार्शनिक और मूल्य परक आग्रह है। द्विवेदी जी की आलोचना हमेशा मानव सत्य को केंद्र में रखती है। विकासवाद से उपजे मनुष्य निरपेक्ष सत्य की निरर्थकता को सिद्ध करना उनकी दार्शनिक प्रतिबद्धता है। कोटेशन देखते हैं, मनुष्य निरपेक्ष सत्य बात की बात है। ये इस जगत में जो कुछ सत्य है वह मनुष्य सृष्टि में देखा हुआ सत्य है, अतएव मानव सत्य है। आगे देखते हैं, जनोन्मुख एवं सामाजिक समाधान। द्विवेदी जी साहित्य के वर्तमान भयंकर दुष्परिणामों से अ, व्यथित होकर अंततः सामाजिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। वे व्यक्ति मानव के मुक्ति के संकीर्ण विचार को नकारते हुए व्यस्ट करते हैं कि सच्चा मानवतावाद सामाजिक मानवतावाद है, जिसका अर्थ है मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त करना। नान्य पंथा विद्यते अयनाय का प्रयोग किया गया है। मतलब इन्होंने अपनी जो निबंध है इसमें इस पंक्ति का बार-बार और अच्छे से पुरजोर बल दिया है, आप इसको अवश्य यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, तीसरे यूनिट के जो अगले निबंधकार आते हैं, आलोचक आते हैं, वह तार सप्तक की भूमिका लिखते हैं अज्ञेय। आप यह अवश्य जानते होंगे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय ने तार सप्तक प्रकाशित किए। तार सप्तक जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, तार सप्तक शास्त्र है जिसमें 7 कवियों का संकलन रहता है, जिसमें जो अज्ञेय है वह उस दौर के जो दौर रहा उसमें प्रमुखतः 7 कवियों को छाँटते हैं और उस उनकी विशेषता, उनके बखान
या उनकी कृतियाँ, उनकी विशेषता, उनके प्रमुख दृष्टिकोण को अपनी इस तार सप्तक में स्थान देते हैं। हमें प्रमुखतः पूरे तार सप्तक नहीं पढ़ना है, तार सप्तक की भूमिका मतलब प्रारंभ में जो उन्होंने भूमिका लिखी, उसको अच्छे से समझना है। आप भूमिका समझ जाएँगे तो तार सप्तक का एक बेसिक तो आप अवश्य समझ ही जाएँगे। ये निबंध बहुत छोटा है, अब इसे अवश्य पढ़िएगा दोस्तों, मेरी आपसे यही गुज़ारिश रहेगी। अब मैंने यहाँ पे जो तार सप्तक के तीनों तार सप्तक का समय काल और जो कवि थे संकलित, उनको लिख दिया है एक तरीके से, तो आप इसे अवश्य याद कीजिएगा। जो प्रथम तार सप्तक प्रकाशित 1943 में हुआ, जिसमें जो प्रमुख प्रमुख जो संकलित कवि रहे अज्ञेय जो स्वयं थे रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध नमी नमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल और प्रभाकर और गिरिराज कुमार माथुर। दूसरे तार सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र जो प्रकाशित 1951 में, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती थे। अगर हम देखें तो तीसरे सप्तक जो 1959 में प्रकाशित हुआ, जिसके संकलित कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण और इसी के साथ केदारनाथ सिंह। तो इससे संबंधित प्रश्न भी है दोस्तों, आप अवश्य देखिए। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय द्वारा प्रस्तावित नए साहित्यिक प्रतिमानों के स्वरूप को विस्तार कीजिए। मतलब प्रमुखता में इसके प्रतिपाद्य या मूल संरचना को ही समझना है, तो दोस्तों समझते हैं। तो दोस्तों समझते हैं इसे अच्छे से विस्तृत रूप से। तार सप्तक की भूमिका केंद्र प्रतिपाद्य प्रयोगशील कविता के उद्भव, उसके प्रयोजन की स्थापना और साहित्य व्यक्तिगत ईमानदारी और युगबोध के निवारता है। अगर आप समझे तो अज्ञेय थे वह एक मनोविश्लेषणवादी आलोचक रहे या एक रचनाकार रहे, जिन पर सिगमंड फ्रायड और सात्र और युंग जैसे कई पाश्चात्य दार्शनिकों का प्रभाव रहा। तो इनकी जो विचारधारा थी मनोविश्लेषणवादी थी। मनोविश्लेषणवाद से आशय जो मन का विश्लेषण होता है उसके आधार पर, तो इनकी रचना में वही देखने को हमें मिलता है। तो आप मूल सार समझ गए होंगे, अब इसको आगे विस्तृत रूप से समझते हैं। साहित्य में तार सप्तक का जो प्रयोजन था वह क्या था? साहित्य में आखिरकार इन्होंने तार सप्तक को जो अनुमोदन दिया, जन्म दिया, उसका आखिरकार क्या उद्देश्य था इनका? प्रयोगशीलता का उद्देश्य था। आगे स्पष्ट करते हैं कि तार सप्तक का संकलन केवल 7 कवियों की कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि ये एक ऐतिहासिक कार्य है। अर्थात इन कवियों ने जानबूझकर अपनी कविता को प्रगतिशील परंपरा से आगे बढ़ाने का सचेत प्रयास। क्षमा चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इनकी कविताएं किसी एक वाद की परिधि में नहीं बन सकती, क्योंकि इन कवियों की साध सामग्री अथवा ग्रह ग्रहण की साथ साथ सामग्री एक दूसरे से अधिक है। आगे देखते हैं, साहित्य की पुरानी मान्यताओं का भी खंडन किया है इन्होंने, कलावाद का विरोध किया है इन्होंने। जैसे कलावाद आप समझ चुके हैं, मनोरंजन वगैरह। हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि प्रस्तुत संग्रह के संबंध सब रचनाएं सर्वश्रेष्ठ ही हैं। हमारा यह अभिमान नहीं है कि हम बहुत अच्छे कवि हैं, ना यह कि इन कवियों की रचनाएं रूढ़ि से अछूती है। कवि की ईमानदारी और दायित्व। आप हो सके तो इन सब हेडिंग को अच्छे से याद करके चले जाइएगा, और हो सके तो इन कोटेशन को भी अवश्य याद कीजिएगा, जिसका आप अपने उत्तर में ले सकते हैं। तो दोस्तों समझते हैं, व्यक्तिगत ईमानदारी की बात की गई है। भूमिका का सबसे प्रबल पक्ष कवि की सच्ची ईमानदारी और आत्म अभिव्यक्ति का आग्रह है। कवि को सायास या दबाव में कविता नहीं लिखनी पड़ी चाहिए, बल्कि आंतरिक सत्य का व्यक्त को भी व्यक्त करना चाहिए। आगे की दृष्टि में कवि का सबसे बड़ा धर्म ईमानदारी है, क्योंकि कवि को सामाजिक यदि बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मुक्त हुए बिना न सच्चा आनंद मिल सकता है, न सच्चा संतोष। कितनी विस्तृत, कितनी अच्छी बात की है। आप इसका अपने उत्तर में अवश्य प्रयोग कीजिएगा दोस्तों। तो आते हैं अब इनकी आलोचनात्मक दृष्टि पर। पहले प्रयोगशीलता और राहों के अन्वेषण, आप वही लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर आप ये से समझाया। इनकी जो आलोचना दृष्टि थी प्रमुखता एक मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद था, कि ऐसा यथार्थवाद जो मनोवैज्ञानिक था, जो मैं आपको समझाना चाहूँ। एक तो प्रेमचंद का मनोविश्लेषणवाद है और एक अज्ञेय का। प्रेमचंद के जो यथार्थ दिखता है, मतलब जो उसमें साइकोलॉजी दिखती है, वह नॉर्मल साइकोलॉजी है या मतलब कोई विस्तृत साइकोलॉजी, उसमें बहुत गहन जाना पड़ता है। एक नॉर्मल है, मतलब गरीबी, स्त्री चेतना, दलित चेतना, इन सभी को तो उन्होंने उभारा है। हालांकि वो भी साइकोलॉजी, लेकिन वो नॉर्मल है। लेकिन वही अज्ञेय, अज्ञेय जैसे एक दार्शनिक रचनाकार अपनी रचना में मनोविश्लेषणवाद का प्रयोग करते हैं, जो एक विस्तृत रूप लेता है, एक विस्तृत आकार, बहुत गहराई है इसमें। आगे देखते हैं, कला और सौंदर्य बोध का पुनर्मूल्यांकन। अज्ञेय कला को उपभोग की वस्तु मानने
का तीव्र विरोध करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर स्पष्ट भी किया। वे कविता को केवल शब्दों की बाजीगरी या भीख मंगाऊँ सुंदर नहीं मानते हैं। आज कविता को शब्दों की भीख मंगाऊँ मानना भी मान लिया गया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ये उदाहरण है, आप इसका अवश्य उपयोग करें। कवि की कविता भी सहज सौंदर्य का परिणाम होती है, उसके सहज जीवन का अंग होती है। युगबोध और सामाजिक चेतना का समावेश है, जिसमें यदि इस बात करें तो यद्यपि आगे सीधे प्रगतिवाद की तरह सामाजिक वर्ग संघर्ष की बात नहीं करते, वे मानते हैं कवि को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मुक्त हुए बिना सच्चा आनंद और संतोष नहीं मिल सकता। उनकी आलोचना दृष्टि आत्म और समष्टि से जोड़ती है। उनका मानना है कि यदि कवि ईमानदारी से आत्म सत्य को व्यक्त करता है तो वह संततः अपने युग की समस्याओं को ही व्यक्त करता है। कवि को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण से मुक्त हुए बिना न सच्चा आनंद मिल सकता है, न सच्चा संतोष, जो ऊपर व्यक्त भी किया। तो दोस्तों यहाँ पे समाप्त होते हैं तीसरी यूनिट। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ यूनिट की तरफ, जिसमें हमें पढ़ना है निर्मल वर्मा द्वारा रचित रेणु समग्र मानवीय दृष्टि। रेणु से आशय जो फणीश्वर नाथ रेणु थे, उनकी जो साहित्यिक दृष्टि थी वो किस प्रकार की थी, यह निर्मल वर्मा ने अपने इस निबंध में अच्छे समझाने का प्रयास किया है, जिसमें इन्होंने दो निबंध जो इनके उपन्यास रहे फणीश्वर नाथ रेणु के, उनका उद्धरण लिया है। एक था मैला अंचल और एक था प्रति परिकथा। दोनों उपन्यास बेहद अच्छे थे इनके, लेकिन ज्यादा था बेहद प्रति परिकथा, लेकिन ज्यादा प्रसिद्ध हुआ मैला अंचल। तो इसका क्या कारण था, ये सभी जो बिंदु है इस निबंध में अच्छे से समझाए गए हैं। तो मेरे आपसे यही आशा रहेगी कि आप इस निबंध को अच्छे से पढ़ें। हालाँकि मैं इसका मूल-मूल आपको यहीं समझा दूँगा, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि अब सबसे पहले उत्तर पर बढ़ने से पहले हम यही समझ लेते हैं कि निर्मल वर्मा के संदर्भ में सच्चिदानंद हिरण्यवासनज्ञ जो रहे, इनके संदर्भ में एक बात कहते हैं, आप अपने उत्तर में इसको अवश्य कोट कीजिएगा। निर्मल वर्मा के यहाँ आलोचना केवल तर्क का विषय नहीं है, वह एक संवेदनात्मक साक्षात्कार है। वे किसी लेखक के भीतर उस अंधेरे और प्रकाश को खोजते हैं, जहाँ तक साधारण आलोचक की दृष्टि नहीं पहुँच पाती है। अब मूल संवेदना को समझते हैं दोस्तों। इसकी जो पहला बिंदु आता है वो आंचलिकता की संकीर्ण व्याख्या का खंडन। कहने का आशय है, जब भी हम साहित्य में बात करते हैं कि आंचलिक कौन लेखक है, तो हम याद आते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो हम उन्हें किस प्रकार से याद कर रहे हैं यहाँ पर कि वो उन्होंने केवल आंचलिकता ही लिखी हो, जैसे हमने उनको बांध दिया है आंचलिकता के नाम पर। तो यही इसको स्पष्ट करते हैं निर्मल वर्मा की उनकी रचना केवल आंचलिकता नहीं है, उन्होंने सभी पक्षों को ध्यान दिया था। जैसे वो कहते हैं कि निर्मल वर्मा का मुख्य प्रतिपाद्य यह सिद्ध करता है कि रेणु का केवल आंचलिक लेखक मान अ, सॉरी क्षमा चाहूंगा, रेणु को केवल एक आंचलिक लेखन मान लेना, उनके विस्तार को छोटा कर देना होगा। अंचल उनके लिए केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि वह एक खिड़की है जहां से वे पूरे ब्रह्मांड की मानवीय नीति को देखते थे। अगले बिंदु पर आते हैं समग्रता का अर्थ और मनुष्य प्रकृति का इतिहास का मेल। अर्थात निर्मल वर्मा के अनुसार रेणु की दृष्टि समग्र इसलिए है क्योंकि वे मनुष्य को समाज, राजनीति, प्रकृति और उसकी अपनी आदिम प्रवृत्तियों से अलग करके नहीं देखते। उनके यहाँ मनुष्य का संताप केवल गरीबी नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को खोने का डर है। अगले पे आते हैं लोक चेतना और भारतीय यथार्थ की बात की है प्रमुखता है इसमें कि रेणु का साहित्य उस भारतीय लोक मानस का उद्घाटन करता है जो आधुनिकता के दबाव के बावजूद अपनी मौलिकता बनाए हुए हैं। निर्मल वर्मा रेखांकित करते हैं कि रेणु ने उस गंवार रूह और धूसरित समाज के भीतर छिपी कलात्मकता और शालीनता को बाहर भी निकाला। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, जो रेणु है वह कोई महिला नहीं, वह एक पुरुष लेखक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मानवीय करुणा की नई परिभाषा। निर्मल वर्मा प्रतिपादित करते हैं कि रेणु की करुणा दया नहीं है, बल्कि सहभागिता है। वह अगर बात करें, वे अपने पात्रों के दोषों को भी उसी प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं जैसे उनके गुणों का। यही समग्र मानवीय दृष्टि का आधार हो। आशा है मैं आप अच्छे से इसके प्रतिपाद को समझे होंगे। अब इसकी आलोचनात्मक दृष्टि को समझते हैं निर्मल वर्मा की। पहली सूक्ष्म और संवेदनात्मक दृष्टि, बहुत सूक्ष्म और विश्लेषित दृष्टि थी इनकी, निर्मल वर्मा की। यदि बात करें इसकी पंक्ति की, तो इस कोटेशन को ले सकते हैं कि रेणु शब्दों से चित्र नहीं बनाते, वे ध्वनियों से पूरा वातावरण निर्मित करते हैं जिसमें पाठक सांस ले सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी के साथ यथार्थवाद का भी नया पैमाना देखने को मिलता है इसमें, है ना? और इसी के साथ साथ जो करुणा और निर्लिप्तता का संगम संगम भी है इनकी, जो ये आलोचना है, इसमें भाष्य और बिंब का भी
प्रधान जोड़ दिया गया है। अब इसके निष्कर्ष को समझ लेते हैं दोस्तों। निर्मल वर्मा के इस निबंध का निष्कर्ष यह है कि रेणु का साहित्य आधुनिक भारतीय मनुष्य की उस समग्र मानवीय दृष्टि का प्रतीक है जो अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई है, लेकिन उसकी पहुंच मनुष्य की आत्मा का सार्वभौमिक कोनों तक है। दोस्तों यहाँ पर हमने अच्छे से समझा निर्मल वर्मा द्वारा रचित रेणु की समग्र मानवीय दृष्टि को। आप आशा है कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं इसी अगले बिंदु पर। निराला द्वारा रचित, क्षमा चाहूंगा, निराला पर लिखित रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह निबंध, जिसमें ये निराला के संदर्भ में लिखते हैं कि आखिरकार निराला क्यों महान थे, यह विद्रोही कवि क्यों थे, वह मुक्त छंद का प्रभाव क्यों किया इन्होंने, इस सभी बातों को अपनी मतलब इन्होंने अपनी जो अपना विचार रखा वह इस निबंध के माध्यम से रखा। इसमें आपको मैं तरीका बताता हूँ। मान लीजिए सप्रसंग व्याख्या आती है और कहीं भी राम की शक्ति पूजा या कामायनी दो शब्द दिख जाते हैं, तो आप समझ लीजिएगा वो इसी निबंध से आया है, क्योंकि इसी निबंध में प्रमुखतः जो राम से जो राम की शक्ति पूजा है और कामायनी जिसे महाकाव्य का दर्जा प्राप्त है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, इन दोनों की तुलना बैठाते हैं रामचरित चतुर्वेदी और बताते हैं कि आखिरकार राम की शक्ति पूजा क्यों बेहतर है कामायनी से, राम की शक्ति पूजा क्यों महाकाव्य है कामायनी की तुलना में। आशा है मैं आप इस बात को समझे होंगे। अब इसको अच्छे से विस्तृत रूप से समझते हैं। इस कोटेशन को लेते हैं दोस्तों, जो कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के संदर्भ में विजय बहादुर सिंह कि रामस्वरूप चतुर्वेदी की दृष्टि यदि बात करें तो परंपरा और आधुनिकता का सेतु है। जहां अन्य आलोचक निराला के विद्रोह को केवल वैचारिक मानते हैं, चतुर्वेदी जी उसे उनके मुक्त छंद के प्रभाव और भाषाई बुनावट के प्रत्यक्ष कर देते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न भी है कि निराला पाठ का मूल्य कथ्य स्थापित कीजिए। अब इसके एक एक पॉइंट को समझते हैं। विद्रोह और परंपरा का द्वंद्वात्मक संबंध देखने को मिलता है कि जो विद्रोह है और परंपरा का द्वंद्वात्मक संबंध है। निराला का विद्रोह परंपरा का अंध विरोधी नहीं, बल्कि उसे नए युग के अनुकूल ढालने का प्रयास है। चतुर्वेदी जी के अनुसार निराला परंपरा से विद्रोह तो करते ही हैं, साथ ही वे अपनी उन उपलब्धियों को भी चुनौती देते हैं जो आगे चलकर स्वयं एक रूढ़ि या परंपरा बन सकती थी। निराला का व्यक्तित्व अभिजात और लोक के बीच एक अनूठा संतुलन भी बनाता है। आगे देखते हैं मुक्त छंद क्यों आखिरकार इन्होंने बताया कि निराला के लिए मुक्त छंद केवल एक शिल्पगत प्रयोग नहीं बल्कि कविता की एक मुक्ति का माध्यम है। निबंध यह प्रतिपादित करता है कि निराला ने छंद के अनुसार शासन को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि अवरोध और प्रवाह के बीच एक नई संगति खोजी। उन्होंने कविता को शब्दों की मीनाकारी से निकालकर उसे भावों के वेग के अनुरूप ढलने वाला एक लचीला माध्यम भी बनाया। भाषा का बहुआयामी वैविध्य, निराला निराला की भाषा में तत्सम शब्द देखने को मिलता है, सब तद्भव देखने को मिलता है और ठेठी देशी शब्दावली भी देखने को मिलती है। अब आगे देखिए, मैंने वही बात जो ऊपर बताई कि आखिरकार राम की शक्ति पूजा को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा क्यों इनके अनुसार माना जाए। रामचंद्र चतुर्वेदी का तर्क देते हैं कि निबंध में इस कविता को निराला की सृजनात्मकता का शिखर माना गया, जो कामायनी जैसी कृतियों के समकक्ष खड़ी होती है, मतलब उनके बराबर होती है। बोल रहे हैं कि यहाँ शक्ति की मौलिक कल्पना और राम का संशय आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद और संघर्ष का प्रतीक है। राम का संघर्ष निराला के अपने जीवन के संघर्षों और हताशा का प्रतिबिंब है, जिसे वे अनन्य भक्ति और पुरुषार्थ के माध्यम से जीतते भी हैं। मध्यकालीन और आधुनिक संवेदना का मेल भी है और कलात्मक प्रौढ़ता और अन्वेषण की कृति भी हमें देखने को मिलती है दोस्तों इसमें। वहीं पर निबंध की कुछ अन्य बीज पंक्तियां भी हैं, आप इसको अवश्य पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी की अब दृष्टि को देख लेते हैं। आज आलोचनात्मक दृष्टि क्या थी। संरचनावादी और भाषा विश्लेषण देखने को मिलता है। चतुर्वेदी जी के केवल भावों की बात नहीं की, वे शब्दों की बनावट, छंद के टूटने और यति विधान के जरिए कविता के सौंदर्य को परखते हैं। वे निराला के तत्सम तद्भव व देश शब्दों के मिश्रण को उनकी रचना की शक्ति मानते हैं दोस्तों। अब आगे देखते द्वंद्वात्मक दृष्टि भी है इनकी इनके प्रति, और कविता के आंतरिक लय का भी पहचान की कि चतुर्वेदी जी निराला के मुक्त छंद को अराजकता नहीं मानते, बल्कि उसे आंतरिक संगीत की व्यवस्था करते। कहने का आशय कि रामचंद्र चतुर्वेदी ने पूर्ण रूप से जो पक्ष लिया है वह निराला का लिया है, उनका कहीं भी खंडन नहीं किया है। ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक समन्वयता भी देखने को मिलती है इनकी दृष्टि में। अब इसके कंक्लूजन को देख लेते हैं, निष्कर्ष को देख लेते हैं। अच्छे दोस्तों, रामचरित चतुर्वेदी का निबंध निराला को केवल एक छायावादी निबंध कवि के रूप में ही नहीं, बल्कि हिंदी कविता के युग पुरुष के रूप में भी स्थापित करता है। उनके अनुसार निराला का विद्रोह हिंदी भाषा के व्यक्ति को की सीमाओं को विस्तार देने का महाप्रयास था। इसके उदाहरण ले लेते हैं दोस्तों की छायावाद के समूचे परिदृश्य पर सबसे बड़े विद्रोही के रूप में निराला की सही
ख्याति है। दोस्तों यहाँ पर हम अच्छे से समझे हिंदी आलोचना के संपूर्ण पाठ्यक्रम, संपूर्ण नहीं महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम जो परीक्षा के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, मैंने उसको समझाने का प्रयास किया। आशा आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहे हैं तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो के अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और जो इसकी जो पीडीएफ होगी वो मेरे टेलीग्राम के लिंक में अवश्य मिल जाएगी दोस्तों। अवश्य आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिएगा। एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।